हेलो स्टूडेंट्स। सो हम यहाँ पर लेक्चर को कंटिन्यू करने लगे हैं। मैं उसकी पहले स्टार्टिंग आपको बता दूँ। ये चैप्टर हमारा +1 से रिलेटेड है और ये चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों, जब हम किसी भी चैप्टर में मोशन की स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं ये मैकेनिक्स की स्टडी है। अगर आपके पास पेन रेडी है तो मैं आपको बता दूं, मैकेनिक्स के लिए कहते हैं मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कंडीशंस ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। तो मैकेनिक्स उस ब्रांच को कहते हैं। बट व्हेन वी स्टडी मैकेनिक्स, उसके अंडर 3 बेसिक हेडिंग होते हैं: स्टैटिक्स की स्टडी, काइनेमैटिक्स की स्टडी, डायनामिक्स की स्टडी। इनमें से अगर आप स्टैटिक्स की स्टडी को देखें तो स्टैटिक्स की स्टडी का मतलब क्या है? एक्चुअली स्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम्स। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है या बहुत सारी फोर्सेस के कारण इक्विलिब्रियम में है तो वो ब्रांच जो है वो स्टैटिक्स में आती है। इफ यू आर डीलिंग विद काइनेमैटिक्स, तो काइनेमैटिक्स में क्या होता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट विदाउट कंसिडरिंग द रियल कॉज ऑफ मोशन। मोशन कैसे स्टार्ट हुई, मोशन कैसे कंप्लीट हुई, उसके लिए आपको अगर डील नहीं करना है तो वो काइनेमैटिक्स की ब्रांच आती है। लेकिन अगर आप डायनामिक्स की बात कर रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे। तो इस ब्रांच में जब हम आते हैं तो हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स की मोशन को, उसकी रेस्ट को, लेकिन हम उसके कॉजेज़ को भी साथ में स्टडी करने लगते हैं। तो जब जब हम मोशन में कॉजेज़ को भी स्टडी करने लगते हैं तो वो ब्रांचेस हमारे पास डायनामिक्स की ब्रांच आ जाती है, जो हम लेटर स्टेज में अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। इस टाइम पर जो चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं वो है स्टैटिक्स एंड काइनेमैटिक्स। मीन्स हम मोशन को ज़रूर स्टडी करेंगे, लेकिन मोशन को स्टडी करते हुए हम ये ज़रूर देखेंगे कि मोशन हो रही है, लेकिन मोशन के रीजंस को हम अभी स्टडी नहीं करेंगे। बच्चों, अगर हम रेस्ट या मोशन की बात करें तो मैं यहाँ से सबसे पहले उस कहानी पर आ जाता हूँ कि मोशन का असल में मतलब क्या है। सो ऑब्जेक्ट मोशन में कैसे होता है? ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहते हैं, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। अब इफ object is said to be in motion, actually that object changes its position with respect to surroundings, with respect to some frame of reference, with the passage of time. अगर उस बॉडी की लोकेशन, उसकी पोजीशन टाइम के साथ बार बार बदल रही है तो मेरे लिए उसे डिफाइन करना इजी होता है कि ये मोशन में है। पर ये बात हमेशा याद रखना, मोशन एंड रेस्ट ऐसी टर्म्स होती हैं जो किसी के विद रिस्पेक्ट होती हैं। जब तक आप यहाँ पर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फाइनलाइज नहीं करते हैं कि हम मोशन को किसके विद रिस्पेक्ट टू स्टडी कर रहे हैं, मोशन को डिस्कस नहीं किया जा सकता है। अब जरा इस मोशन को समझें। अगर हम वन डायमेंशन मोशन की बात करें, सपोज मेरे पास एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में है। मैंने देखा कि उस पार्टिकल को रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कि जैसे ही मेरे पास टाइम t1 बीत गया। बच्चों, जैसे ही हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो जिस टाइम पर हम उसे स्टडी करते हैं, काइनेमैटिक्स में उस टाइम को t इज इक्वल टू 0 कहते हैं। मान लो मेरे पास टाइम बीत रहा है t1,
बॉडी की लोकेशन हो गई है x1। मान लो थोड़ी देर के बाद टाइम t2 है, बॉडी की लोकेशन हो गई है x2। लोकेशन का मतलब मेरे पास t1 टाइम में आपकी बॉडी ने x1 डिस्टेंस कवर कर लिया है, मेरे पास t2 टाइम में बॉडी ने x2 डिस्टेंस कवर कर लिया है। मतलब मेरे पास बॉडी मोशन में डिफाइन की जा सकती है। एक बात और ध्यान दें, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आपकी बॉडी की लोकेशन, उसके पोजीशन वेक्टर्स बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जैसे इसमें देखें, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट आपके पार्टिकल के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो मैं बढ़ती हुई दिखा रहा हूँ। मतलब ये पार्टिकल मोशन में है और रेफरेंस पॉइंट से मूविंग अवे वाली सिचुएशन पर है। आओ इस चीज़ को फिर समझें। इस चीज़ को ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे हम। मान लो हम एक ग्राफ बना रहे हैं किसी पार्टिकल का, उसका पोजीशन का टाइम के साथ। मान लो मेरे पास पार्टिकल की t0 पे पार्टिकल की लोकेशन मुझे पता नहीं, सपोज x0 है। लेकिन इस फिगर को देखें, t1 टाइम पर मैंने देखा पार्टिकल की जो लोकेशन x1 थी, t1 पे पार्टिकल की लोकेशन वो x1 हो गई है, पहले x0 थी अब वो x1 हो गई। मतलब मूविंग अवे के केस में वो बढ़ गई है। मैंने t2 टाइम पर देखा मेरे पार्टिकल की लोकेशन जो है, x की वैल्यू जो है, पोजीशन जो है, वो लगातार बढ़ रही है। अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाकर देखें तो आपको एक ग्राफ नजर आएगा। बच्चों इस ग्राफ को ध्यान से देखें, जिसमें आपका पार्टिकल की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ टाइम पैसेज के साथ बढ़ती हुई जा रही है। इस ग्राफ को ध्यान से देखें, ये ग्राफ अपने स्टार्टिंग पॉइंट से हॉरिजॉन्टल से कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है। इसे कहते हैं ये ग्राफ पॉजिटिव स्लोप में है। ये जो ग्राफ का ऊपर की तरफ मुड़ना होता है इसे स्लोप कहते हैं। टेक्निकल भाषा में स्लोप मैथमेटिकली tan थीटा को कहते हैं। अगर कोई भी एंगल आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हो तो इसे पॉजिटिव एंगल कहते हैं। और अगर एंगल पॉजिटिव है तो tan की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, मतलब स्लोप भी पॉजिटिव होगी। नाउ लुक एट द सिचुएशन। ये सिचुएशन अब क्लियर हो चुकी है कि इस ग्राफ में स्लोप पॉजिटिव है, और ये भी चीज क्लियर हो गई कि ये पार्टिकल मोशन में है और ये आपसे मूविंग अवे कर रहा है। अब जरा इसी सिचुएशन को ध्यान दें। जरूरी नहीं है कि सारे पार्टिकल आपकी ओरिजिनल लोकेशन से दूर ही जा रहे हों। अगर आपके पास t0 पे कोई पार्टिकल है अपने पोजीशन वेक्टर में और t0 के ऊपर इसकी लोकेशन को मैं x0 कह देता हूँ, बट एज द टाइम पासिस बाय, सपोज टाइम t1 है, आपने देखा पार्टिकल का आपसे डिस्टेंस x1 थोड़ा कम हो गया है। इसका मतलब आपका पार्टिकल दूर नहीं जा रहा, x1 हो गया है और मैंने x1 को कम दिखाया है। इसका मतलब आपका पार्टिकल अब पहली लोकेशन से थोड़ा कम डिस्टेंस पर हो गया है। फिर टाइम बीता, आपके पास आपने पाया कि पार्टिकल की लोकेशन जो है वो और कम हो गई है। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि आपका ग्राफ ऐसे बन रहा। कुछ लोग कहते हैं ग्राफ ऐसा है, कुछ इसे आसानी से कहते हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ एंगल नीचे है, जिसे मैं कहूँगा आपके ग्राफ की जो स्लोप है वो नेगेटिव है। और नेगेटिव स्लोप आपको ये बता रही है कि आपके पार्टिकल की जो मोशन है वो आप में अवे नहीं, अप्रोच वाली है। फर्दर स्टोरीज में मैं ये भी बता दूंगा कि अगर आपके पास स्लोप पॉजिटिव थी, मूविंग अवे था, इसी को बाद में, अभी नहीं क्योंकि मैंने अभी डिफाइन नहीं किया है,
इसी को पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ कहते हैं। और अगर आपके पास स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव का मतलब होता है कि आपके पास वेलोसिटी नेगेटिव है। बच्चों, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी प्लस और माइनस कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर हम स्टैटिक पोजीशंस की बात करें तो मान लो आपको कोई कह रहा है कि मेरे पास इस पार्टिकल की मोशन हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, आओ इसे स्टडी करें। सपोज t इज इक्वल टू 0 के ऊपर आपके पार्टिकल की पोजीशन x0 थी, लेकिन आपने पाया आफ्टर सम टाइम t1 लोकेशन जो है, वो पोजीशन जो है वो अभी भी x0 है। आपने फिर पाया कि आपका टाइम फिर बीत गया है, लेकिन लोकेशन आपकी आप से अभी भी x0 है। याद रखें, ये विद रिस्पेक्ट टू हम रेस्ट के किसी पार्टिकल के विद रिस्पेक्ट टू चेक कर रहे हैं। आपने देखा कि तीनों पार्टिकल का टाइम बीता, लेकिन उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही। कुछ लोग कहते हैं पोजीशन चेंज नहीं हो रही, कुछ कहते हैं कि पार्टिकल रेस्ट में है। क्योंकि आपके विद रिस्पेक्ट टू जब किसी की पोजीशन ही नहीं चेंज होगी तो आप तो यही कहेंगे ना कि ये रेस्ट में है। और अगर आपको मैं ये कहूँ कि ये ग्राफ अपने इनिशियल पॉइंट के बाद स्ट्रेट आगे बढ़ गया है, ना इसका एंगल ऊपर है यहाँ से ना नीचे है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि इस ग्राफ में इसकी स्लोप है ही नहीं, ना ऊपर है ना नीचे। और अगर स्लोप नहीं है, जैसे अभी आपने थोड़ी देर में देखा, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये पार्टिकल ज़ीरो वेलोसिटी के साथ है। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन में जब आप काइनेमैटिक्स को स्टडी करें तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी होता है कि पार्टिकल की मोशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। बच्चों, ये पॉइंट सुनने में बहुत इजी लगता है और इजी है भी, लेकिन इसे ध्यान से सुने क्योंकि ये आपके सारे फर्दर चैप्टर मैकेनिक्स और मोशन और कंपटीशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है। बच्चों, आप जरा इस चीज़ को समझें। जब आपको ये बात पता लगे कि पार्टिकल मोशन में है कि नहीं है, ग्राफिकली कैसे देखना है, अब जरा ध्यान दें। जैसे आओ इस ग्राफ को एक बार फिर देखते हैं। यहाँ पर पार्टिकल यहाँ था ए पोजीशन पे, फिर उसके बाद वो बी पोजीशन में हो गया। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि पार्टिकल पहले x1 पोजीशन पे था, फिर पार्टिकल यहाँ पर x2 में था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस फिगर के विद रिस्पेक्ट टू लिख रहा हूँ एट t इज इक्वल टू t1। पार्टिकल की जो पोजीशन है उसका नाम था पहले x1 और t इज इक्वल टू t2 पे पार्टिकल की पोजीशन हो गई है x2। इसका मतलब अगर मैं इन दो पॉइंटों की बात करूं तो कितना टाइम लैप्स हुआ है इस दौरान, t2 माइनस t1। तो मेरे को पता है ये चीज़ 2 सेकंड के बाद देखी, ये चीज़ मैंने 5 सेकंड के बाद देखी, तो टाइम लैप्स तो 3 सेकंड का होगा ना। और इसी के दौरान कितनी लेंथ कवर हुई है, पोजीशन में चेंज आएगी तो बच्चों उस दो पॉइंटों के बीच में लेंथ कवर्ड भी तो होगी। बच्चों बताएं, यहाँ से यहाँ लेंथ कवर हुई x2, यहाँ से यहाँ लेंथ कवर हुई x1। तो इन दो पॉइंटों के बीच में, इस टाइम इंटरवल के बीच में, ये जो टाइम इंटरवल है इसके बीच में लेंथ कितनी कवर हुई, मैं लिखूंगा x2 माइनस x1। तो हमें पता है कि मोशन के दौरान आपका पार्टिकल एक पाथ कवर करने लगता है, आपके रेफरेंस पॉइंट से एक गैप क्रिएट करने लगता है, और जैसे जैसे ये गैप क्रिएट होने लगता है तो हम कहते हैं पार्टिकल ने एक लेंथ कवर की है, जिसे अब हम डिफाइन कर देंगे इस चैप्टर में वो वर्ड जिसका नाम है, इसकी पहली डेफिनेशन डिस्टेंस कवर्ड। तो बच्चों जैसे ही टाइम बीच में लैप्स हुआ, बॉडी के पोजीशन वेक्टर चेंज हो गए, बॉडी का पोजीशन यहाँ था यहाँ चला गया।
तो कोई आपसे पूछे कि ये डिस्टेंस क्या होता है, तो आपने कहना है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक गिवन टाइम इंटरवल में अगर आपके पास पार्टिकल की पोजीशन बदली है तो उस पोजीशन को बदलने के दौरान जो पार्टिकल ने लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड किया है, जो कि इस टाइम के बीच में t1 और t2 के बीच में जो उसने x2 और x1 में से जो एक्चुअल पाथ कवर किया है उसे कहते हैं डिस्टेंस। तो व्हाट इज डिस्टेंस? दिस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो बच्चों ध्यान दें, अगर तो आपकी पार्टिकल वन डायमेंशन में है फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आपका पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस कवर करने लगता है तो जो भी टाइम बीतने के दौरान वो पाथ लेंथ कवर करेगा वो मेरे लिए आज से डिस्टेंस हो। वो पाथ नंबर 1 भी हो सकता है। बच्चों बताएं, वो इस पाथ को 2 भी कवर कर सकता है, वो सीधा भी जा सकता है। बच्चों इन 3 पाथ में एक और बात गौर करें, जब आपका पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो जितनी भी पाथ कवर हैं सबका नाम डिस्टेंस है। इवन पाथ नंबर 3 का नाम भी डिस्टेंस है। लेकिन जब लोगों को लगा कि पाथ नंबर 3 में लेंथ कवर हुई है तो डेफिनेटली मैं कहूँगा डिस्टेंस कवर हुआ है। लेकिन पाथ नंबर 3 की एक खासियत भी है। पाथ नंबर 3 करते हुए एक तो पार्टिकल की मोशन के दौरान डायरेक्शन नहीं बदल रही, तो मतलब आपके पास इस पार्टिकल की मोशन के दौरान एक यूनिक डायरेक्शन भी तो है। तब इस पाथ को एक स्पेशल नाम और दे दिया जाता है और कहते हैं कि अब हम इसे डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो बच्चों व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? Whatsoever the path is covered by the particle during the passage of time is called distance. बट अगर उस पाथ को एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से डिस्क्राइब किया जाए और उस पाथ में एक यूनिक डायरेक्शन का कंसेप्ट देखा जाए तो कहते हैं अब ये डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है। और बच्चों न्यूमेरिकल करते हुए स्पेशली, क्योंकि आप जानते हैं ये टॉपिक न्यूमेरिकल्स के लिए बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करें तो जब भी आप पाथ लेंथ डिस्टेंस की बात करेंगे तो सिंपल अलजेब्रिक एडिशंस करना। लेकिन अगर मैंने कहा कि मेरे पास 2 3 4 डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनको ऐड करके बताएं, तो एज यू नो इट वेरी वेल आपको उसके लिए एक सिंपल अलजेब्रिक कंडीशन नहीं अप्लाई करनी। आपको कहना है कि हम उन डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करने के लिए वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल लगाएंगे। ओके, तो ये बहुत ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू।